महेंद्र सिंह मजेवाला जी, दिव्यांशु भारद्वाज जी, गणेश साहू जी, संदीप श्रीमाली जी, माधवलाल अहिर जी, प्रमिला चौधरी जी, प्रकाश मीणा जी, श्रवण बिजारणिया जी, सम्माननीय मेहर सिंह धनखड़ जी, गजेंद्र सिंह भाटी जी, पूरे सरपंच संघ की ओर से 51 किलो की फूल माला के साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ऐतिहासिक आभार, ऐतिहासिक अभिनंदन है कि जण्यो मायड़ पूत जण्यो थे मिनखारा सिरमोर, धन्य मायड़ कोख था की धन धन था को नूर। और अब सत्यवादी वीर तेजा जी की दिव्य प्रतिमा बैठकर तेजा जी की 952वीं जन्म जयंती समारोह की श्रृंखला जो श्री वीर तेजा जी गौरव यात्रा के रूप में राजस्थान और देश भर में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो निश्चित रूप से वीर तेजा जी की जन्मभूमि खरनाल और बलिदान भूमि सुरसरा को नमन करते हैं। आज अभिनंदन के साथ में आदरणीय सीएम साहब का स्वागत, आभार, धन्यवाद। आइए हमारे आज के समारोह के विशेष मेहमान आदरणीय श्री मदन दिलावर साहब, आपका स्वागत करने के लिए श्री नवीन सीलू जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, श्री भंवर सिंह जी, जिलाध्यक्ष जालोर, हनुमान जी जांजड़ा, जिलाध्यक्ष शिकार, भागीरथ जी यादव, संयुक्त सरपंच संघ, हंसराज जी गुजर, उपाध्यक्ष सरपंच संघ, आप सभी माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री सम्माननीय मदन दिलावर जी का अभिनंदन करें। आदरणीय मदन दिलावर जी का स्वागत बुके साफा प्रतीक चिन्ह के रूप में वृक्ष देकर आदरणीय नवीन सीलू जी, भंवर सिंह जी, हनुमान जी जांजड़ा, भागीरथ जी यादव, हंसराज जी गुजर, निवेदन है कि आप आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की गरिमा में उपस्थिति, आपकी विजनरी सोच राइजिंग राजस्थान का एक नया आयाम और उसके साथ संवेदनशील और पारदर्शी राजस्थान सरकार के साथ एक नए आयाम की ओर बढ़ता हमारा राजस्थान, जिसमें पंचायती राज की सशक्त भूमिका है। माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी का स्वागत करने के लिए आग्रह कि आप पधारें। आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि सर आगे पधारें और हमारे पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत करें, सम्मान करें। निवेदन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर साहब का कि घना घना कंठासु गावा मेथा को जसगान, आप पधार्या पावना हरख्यो हिवड़ारो मान। ऐसे आदरणीय पंचायती राज मंत्री जी का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। धन्यवाद। हमारे बीच में सम्मानित शत्रुघ्न जी गौतम साहब जो सरपंच संघ राजस्थान और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच सेतु के रूप में सरपंच संघ की बात को मजबूती से रखते हैं। आदरणीय शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के लिए अशोक यादव जी, जिलाध्यक्ष अलवर, मुकेश मीणा जी, जिलाध्यक्ष टोंक, हरिराम बाना जी, जिलाध्यक्ष अजमेर, गोपाल मेघवाल जी, प्रभारी श्री गंगानगर, विद्याधर मील प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, कमल चौधरी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आप आए। और सम्मान्य शत्रुघ्न गौतम जी का केकड़ी के माननीय विधायक जी का अभिनंदन और स्वागत है आपका। अरुण भाई अर्जुन जी आए। सम्माननीय शत्रुघ्न जी गौतम साहब का ये स्वागत कि सती जति और सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, तेजा जीरा सपू जड़िया आमा की मायडरी पहचान। अभिनंदन हमारे बीच कैलाश जी वर्मा साहब जो हमारे बगरू से विधायक हैं, आपका अभिनंदन मैं निवेदन करूंगा आपके स्वागत के लिए। सम्माननीय महेंद्र सिंह जी मजेवाला, अरुण सिंह जी गौड़, मेहर सिंह जी धनखड़ और गजेंद्र सिंह जी भाटी। आदरणीय कैलाश जी वर्मा साहब का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें, बगरू से विधायक हैं। निश्चित रूप से आपका अभिनंदन आदरणीय कैलाश जी का।
तत्पश्चात हमारे बीच में मौजूद हैं श्री जोगाराम जी, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग के, गणेश साहू जी, संदीप श्री माली जी, माधवलाल अहिर जी, आपका के द्वारा मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी आप ही जोगाराम जी का स्वागत कर दें ताकि व्यवस्थित क्रम हो जाए। बंशीधर जी से निवेदन है कि जोगाराम जी का स्वागत करें बुके भेंट करके। बुके भेंट करके स्वागत कर दीजिए सर, आपके सामने रखा हुआ बुके। मैं अरुण जी से निवेदन करूंगा कि लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी का बुके भेंट कर स्वागत करें। सम्मान्य जोगाराम जी सर का स्वागत। तत्पश्चात रफीक जी से निवेदन कि आदरणीय ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष स्वागत। एक बार जय घोष करेंगे। मैं आपको इधर से आह्वान कर रहा हूं, आप उधर से आह्वान करेंगे। राजस्थान के एक ही लाल श्री भजनलाल जी, भजनलाल जी, आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आइए अब मेरा विनम्र निवेदन सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बंशीधर जी गढ़वाल साहब से कि जहां पर 1 अक्टूबर 1959 को जिस राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई, उस सरपंच संघ 2 अक्टूबर 1959 से उसी राजस्थान की धरती पर आज पंचायती राज का सशक्तिकरण और माननीय मुख्यमंत्री जी का नागरिक अभिनंदन समारोह में अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें सम्मानित श्री बंशीधर जी गढ़वाल साहब, सभी सरपंच साहिबान की ओर से। सभी सरपंच साथियों को राम राम। आज हमारे पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह में पधारे हुए मुख्य संवेदनशील एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी की गरिमामय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी हमारे बीच में पधारे नहीं हैं, एवं कैबिनेट मंत्री हमारे पंचायती राज मंत्री एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी साहब, सरपंचों को प्रशासक के रूप में ग्राम पंचायतों का प्रशासक लगाकर और ग्राम पंचायतों को सरपंचों को एक सौगात दी गई है, उसका हम सरपंच संघ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर सरपंचों को प्रशासक नहीं लगाया जाता तो गांवों के अंदर जो सरकार है वो नहीं चलती और जनता के काम नहीं होते, विकास कार्य ठप हो जाते। तो मुख्यमंत्री महोदय ने एवं मंत्री महोदय ने, राजस्थान सरकार ने बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया और हमारे लिए सरपंचों को प्रशासक लगाकर और वार्ड पंचों को प्रशासक समिति के सदस्य बनाकर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सन 1959 से राजस्थान में नागौर जिले की बागदरी ग्राम पंचायत से पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें निरंतर सुधारात्मक कदम उठाए गए। लेकिन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उठाकर जनप्रतिनिधियों के स्थान पर कर्मचारियों अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण किया गया एवं मूल धारणा को नष्ट करने का प्रयास किया गया। किंतु वर्तमान सरकार ने प्रशासक के रूप में सरपंच को लगाया, जो कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला एवं लोक कल्याणकारी सरकार को प्रतिबंधित करने वाला कदम है। इस हेतु मान्यवर का कोटि कोटि धन्यवाद। वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का सरपंच संघ खुले दिल से स्वागत करता है और मुख्यमंत्री महोदय का साधुवाद। मुख्यमंत्री महोदय, सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की जो मांगे सरपंच संघ द्वारा उठाई जा रही थी, बार बार
जो विगत सरकार से भी चल रही थी, लेकिन उनका समाधान अभी इस 1 वर्ष के अंदर आपके आने के बाद हुआ है। उनको मैं बताना चाहता हूं। सरपंच साथियों, जो सरकार 1 साल से राजस्थान के अंदर चल रही है, हमारे भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके आने के बाद में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पहली बार खुला है, जो 2021 से बंद था। प्रधानमंत्री आवास, जिसका पोर्टल भी 2021 के बाद कोई सैंक्शनें नहीं हो रही थी, उसका भी खोल दिया गया है और करीबन राजस्थान के अंदर 4.5 लाख मकानों की स्वीकृति निकल चुकी है। एफएफसी की पिछली सरकार में रोकी गई राशि जारी करवाकर अभी चालू की गई है, उसमें से 1 किस्त जारी हो चुकी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन, ये साथियों बहुत बड़ी चीज है कि 7वें वित्त आयोग का जो गठन सरकार द्वारा किया गया है, उसमें ग्राम पंचायतों में जो विकास की राशि आएगी वो सीधा डबल हो जाएगी। जैसे 10 लाख किसी ग्राम पंचायत में आते हैं तो 20 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके लिए भी राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने ये सभी कार्य गरीब को गणेश मानकर सेवा करने न केवल आपके संकल्प को दर्शाता है, नहीं तो पंचायती राज संस्थाओं को संबल प्रदान करने वाले कदम है। सरपंच संघ के लिए गर्व का विषय है कि उनके बीच में एक सरपंच आज मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सरपंच रहे हुए हैं और हमसे जब वार्ता हुई तो इतनी शालीनता से मुख्यमंत्री जी ने हमारे को कार्यकाल की पूरी चीजें बताई, जनता के बीच में कैसे जाना चाहिए, जनता से कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बीच में है जो सरपंच से मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मांगे नहीं है हमारी, लेकिन वैसे तो हमारी कई मांग पत्र में कोई मांगे हैं, ज़्यादातर पूरी हो चुकी है। और अभी अगर सरकार द्वारा बजट आ रहा है और उसके अंदर हमारी कुछ मांगे पूरी हो जाए तो साथियों अपन सभी मिलकर एक बार मुख्यमंत्री महोदय से अरदास लगाते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान का एक ही नाम, राजस्थान का एक ही लाल। साथियों, ग्राम पंचायतों में टेंडर माफियाओं का जाल बिछा हुआ है। ग्राम पंचायतों की वास्तविक शक्तियों के मालिक ये टेंडर माफिया बन बैठे हैं, विकास कार्य करके वर्चस्व की लड़ाई भेंट चढ़ रहे हैं। माननीय इसके निस्तारण हेतु ग्राम पंचायतों का बीएसआर दर पर ही सामग्री खरीद का लागू किया जाए एवं सीमित निविदा में 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। वित्तीय वर्ष में अधिकतम खरीद 60 लाख की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की हर घर जल योजना पहुंचाने की महत्वपूर्ण योजना पिछली सरकार के समय में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है, जिससे ग्राम पंचायतों में न तो पानी की व्यवस्था हो पा रही है और सभी रोडों को तोड़कर डाल दिया गया है। ग्राम पंचायतों के रोडों का नेटवर्क खराब कर दिया उन्होंने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना को पीएचडी विभाग द्वारा ही संचालित संधारण करवाया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतों में इतना फंड नहीं है कि इनकी जो भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ी हुई योजना है उसको ग्राम पंचायतें वहन नहीं कर सकती है। यह हमारी करबद्ध निवेदन है।
ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली अनुदान एवं वित्तीय स्वीकृति के 10 लाख के पावर सीमा को हटाकर पूर्ण प्राप्त होने वाली राशि पर वित्तीय स्वीकृति के अधिकार दिए जाए। सरपंच महोदय से सम्मानजनक बढ़ोतरी कराई जाए। जो सरपंचों का मानदेय है वो बिल्कुल ही 6,000 रुपये दिया जा रहा है, उसको बढ़ाकर सम्मान पूर्वक किया जाए, क्योंकि जो आज मजदूरी है उससे भी कम सरपंचों को मानदेय मिल रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच से निकले हुए हैं और ये सब जानते हैं, वैसे इससे जिंदाबाद जिंदाबाद। सरपंचों के साथियों, इससे अपना कुछ भी नहीं होने वाला है, ज्यादा बढ़ने से कम से, लेकिन अपने मान सम्मान की बात है, इसलिए हम मान सम्मान का सम्मान पूर्वक मानदेय इनसे अरदास कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से। सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के बाद में सरपंच लोगों की एक मांग भी है कि पेंशन भी दी जाए। जो हरियाणा सरकार ने लागू की है, हरियाणा सरकार में पेंशन भी लागू की है और बढ़ाया भी है। और सरपंचों को आने जाने में एक छोटी सी समस्या और है। अभी रात को भी गाड़ियां बाहर से आई थी तो सबको टोलों पे रोका गया, और एक पंचायत में जाने के लिए टोल फ्री भी सरपंचों को दिया जाना चाहिए। यह हमारा सुझाव है। अगर आप चाहेंगे तो ये सभी मांगे राजस्थान में लागू हो सकती है। आज आप हमारे बीच में अमूल्य समय निकालकर अंतिम पायदान में खड़े नागरिकों की सेवा में कार्यरत सरपंच बंधुओं को संबल प्रदान करने, आशीर्वाद प्रदान करने आप पधारे। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। आपको प्रदेश भर के दूर दराज के से पधारे सभी सरपंच साथी विश्वास दिलाता हूं, मैं आप सबकी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि लोक कल्याणकारी योजनाओं की पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जाएगा और राजस्थान का विकास किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। सरपंच संघ, सरपंच एकता, हम सब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल जी। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में एक विशेष संबोधन सम्मानित शत्रुघ्न जी गौतम साहब जो हमारे केकड़ी से विधायक है कि वो पधारें और आज पंचायती राज सशक्तिकरण और इस अभिनंदन समारोह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। एक बार खड़े होके दोनों हाथों से मुट्ठी बांध के, ऐसे नहीं, ये देश की बर्बादी का कारण है। जोर से बोलेंगे भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। सभी विराजे। आज के इस पंचायत राज सशक्तिकरण के कार्यक्रम में मंच आसीन राजस्थान के जननायक, लोक लाडले और राजस्थान के को किस तरह से आगे बढ़ाना है और किस तरह से पंचायत राज की सबसे छोटी संस्था सरपंच को की पीड़ा के दर्द को समझने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, मेरे भाई कैलाश जी वर्मा साहब, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर जी गढ़वाल साहब, पंचायत राज के डायरेक्टर जोगाराम जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से, राजस्थान के दूर दराज से पधारे हुए, गंगानगर से लेके बांसवाड़ा और धौलपुर से लेके बाड़मेर से पधारे हुए सभी सरपंच महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन, सादर अभिनंदन। मित्रों, आपने 2018 से 2023 का
कांग्रेस का कुशासन का राज देखा है, आपने कोरोना की विश्व विभीषिका को देखा है 2 साल तक, और राजस्थान के सरपंच सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस के राज में न मुख्यमंत्री सुध लेते थे, न पंचायत राज मंत्री सुध लेते थे, लेकिन 1 साल के अंदर ये जो मंच पे विराजमान है राजस्थान के जननायक, ये सरपंच की पीड़ा को समझते हैं, सरपंच की पीड़ा को जानते हैं, क्योंकि खुद भी एक पंचायत राज के सरपंच के पद पे रह चुके, तो सरपंच के दर्द को जानते हैं। मैं भी सरपंच रह चुका हूं, और पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के नेता अभी कहते हैं, राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कहते हैं, 1 नेशन 1 स्टैंड 1 इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। डोटासरा जी चश्मा उतारो, राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा, राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन होगा। और जब सरपंच सड़कों पे लड़ रहे थे, परिसीमन किया कांग्रेस के कुशासन में, मैं देखता हूं 800 वोटों पे एक पंचायत बना दी गई। अगर नियम कानून की धज्जियां उड़ाई गई तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में उड़ाई गई। पंचायतों को पैसा नहीं दिया गया, सरपंचों के साथ अन्याय किया, सरपंचों के ऊपर कुठाराघात किया। और आज आपकी एक मांग पे हमने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि 2 साल हमारे सरपंचों के कोरोना के अंदर निकल गए, सरपंच काम नहीं कर पाए, आपको इसकी बात को सुनना है। मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए 4 स्टेट के अंदर एग्जामिन करा के और कैसे कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्थान के सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है। इसके लिए तहे दिल से हम आभारी हैं। मैं तो आप लोगों को यह कहूंगा कि 6500 सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा है, तो मित्रों 6500 पंचायत राज के जब चुनाव हो तो वापस जीत के आने चाहिए, जब यह आपका कार्यकाल सफल होगा। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि सरपंच का मानदेय बढ़ना चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि मानदेय की बात नहीं है, मान सम्मान इस बजट में इनके लिए कोई इस तरह का प्रावधान होना चाहिए। मित्रों, मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको तोहफा दिया है। आज इस पवित्र प्रांगण से संकल्प लेके जाए कि आने वाले पंचायत चुनाव में 1 स्टेट 1 इलेक्शन होंगे, तो हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और इस प्रदेश को हम एक सपना लेके जाएं कि सारे राजस्थान में जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी की बने, पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बने, और ये किसान का बेटा राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। इस तरह की सोच रखने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि एक सरपंच से लेके कोई भी व्यक्ति फोन करे तो फोन करके उसका जवाब देते हैं, नहीं उठाते तो वापस उसको फोन करके कहते हैं आपकी क्या समस्या है। राजस्थान के लिए यह हमें गर्व है कि राइजिंग राजस्थान हो, चाहे किसान की पीड़ा हो, चाहे नौजवान की पीड़ा हो, 36 कौम को साथ लेके चल के सबको साथ रखने की सोच रखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कितना भी सोच लें, कितना भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन अब 2047 तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, डबल इंजन की सरकार बननी है। मुख्यमंत्री जी आप पधारे, मैं सरपंच संघ के लोगों को यही निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी का हर संभाग पे एक ऐसा कार्यक्रम करें कि निश्चित रूप से हमारे सब संभाग स्तर पे ये लगे कि नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए, सख्त निर्णय लिए। चाहे नौजवान के लिए पेपर आउट में कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, मैं गुजारिश करूंगा मित्रों कि मुख्यमंत्री जी इसी जोश से और इसी ऊर्जा के साथ काम करते रहे। 2024 का बजट देखा होगा, उस बजट को पढ़ के और कांग्रेस के लोगों की हवाइयां उड़ गई और अब 2025 का बजट आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री होंगे, पहली सरकार होगी जो विधायक और जनप्रतिनिधियों को ये कह के फोन करके कहते हैं कि तुम्हारे काम लाओ कितने हैं जो बजट में स्वीकृत कराओ। किसी को कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग, मैं एक छोटी सी बानगी दूंगा कि कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। जब उनको लगा 5 साल हम जनता में नहीं जा पाए तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्या करें, 18 जिले बना दिए,
वो तो बड़ी बात है। वो 200 जिले भी बना सकते थे वापस राज में लाने के लिए, कि 200 ही विधानसभा में जिले बना दे। आप सब यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरा मुट्ठी बांध के एक बार जोरदार मुख्यमंत्री का जयकारा करेंगे। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पंचायती राज सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री जी के नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करने के लिए पंचायती राज मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय, अच्छा चलिए, इससे पहले निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है सम्मान्य कैलाश जी वर्मा हमारे विधायक महोदय से भी कि वो भी इस अवसर पर अपनी बात रखें। हम सबके बीच में मंच पर विराजमान राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर साहब, जिनको अभी आप लोग सुन रहे थे शत्रुघ्न जी, हमारी पंचायत राज के सचिव जोगाराम जी, पंचायत राज के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर जी, और तमाम यहाँ पे पधारे हुए तमाम सरपंचगण जिन्होंने अपनी तालियों से इस राजस्थान की आवाज को इतना मजबूत किया कि आज जो ताली आज इस ग्राउंड के अंदर बज रही है वो आने वाले समय के अंदर दोनों हाथ मजबूत करके आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर इस पंचायत राज को इतना मजबूत करेगी, इतना मजबूत करेगी कि आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सब लोगों को सुनना है। 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी आहूत है, मगर मैं इतना कह सकता हूं कि इस राजनीति के समंदर के अंदर 2004 के अंदर जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आए तो बहुत सारी चीजें देखते थे कि एक मुख्यमंत्री के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं, मगर पहली बार इस राजस्थान के अंदर एक ऐसा उदय हुआ। भरतपुर के 18 ग्राम पंचायत से 2000 में एक सरपंच के रूप में एक जननायक का उदय हुआ। 2005 तक उस पंचायत को सुशोभित किया और उसके बाद में बड़ी मजबूती के साथ में काम करते हुए, तमाम पदों के ऊपर रहते हुए राजस्थान के जननायक के रूप में हम सब लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है 18 घंटे काम करने की क्षमता, गांव गरीब की किसान की योजना को गांव ढाणी तक पहुंचाने की क्षमता, और जब सरपंचों की बात आ गई तो 2 कदम आगे बढ़ा के कि मैं तो खुद सरपंच रहा हूं, पहले मेरी कलम की ताकत से जो स्याही निकले वो गांव गरीब किसान की आवाज बन जाए उस सरपंच के नेतृत्व के अंदर, जो आने वाले समय के अंदर 6 महीने 1 साल प्रशासक के रूप में आप सब लोग काम करोगे। इस राजस्थान विधानसभा के माध्यम से, राजस्थान सरकार के माध्यम से आने वाले समय के अंदर जितनी योजनाएं निकलेगी वो गांव गरीब किसान की आवाज तो बनेगी, मगर जो आप लोग बैठे हो आपकी कलम की ताकत से निकली हुई शाही भी उन ग्राम पंचायतों के अंदर इतिहास लिखने का काम करेगी। इसीलिए आने वाले समय के अंदर बड़ी मजबूती के साथ में हम सब लोगों को काम करना है। ये सरकार एक ऐसी सरकार जिसके काम गिनाने मैं यहाँ पे लग जाऊं तो मेरे को लगता है कि फिर शाम तक का समय चाहिए। मैंने कल राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी बोला कि बात रखने से या बात को बेगागी से, बात मजबूती के साथ में रखने से उसके लिए प्रमाण चाहिए, तथ्य चाहिए। सरकार ने क्या किया और हम तैयार बैठे हैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए। हमारी सरकार ने क्या किया पंचायत राज के लिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। और माननीय भजनलाल जी जब अभी बैठे बैठे आपके संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, आदरणीय शत्रुघ्न जी बोल रहे थे, आपकी मांग क्या थी? मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे जननायक है राजस्थान के जिनको कागज पेन की आवश्यकता नहीं है, इनके दिमाग के अंदर जाकर जो बात बैठ जाती है उसको पूरा करके भी छोड़ते हैं। मैं तो आदरणीय भजनलाल जी को ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक युवा होने के नाते इतना मैंने इनके काम को देखा है कि चाहे युवाओं की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे पंचायत राज की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, जो विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो कठोर निर्णय लेने की क्षमता इनके पास में है, जो काम करने की तल्लीनता इनके पास में है, वो मेरे को लगता है 24 में से 18 घंटे काम करके आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान के अंदर एक मजबूती से पंचायत राज वापस से कैसा खड़ा हो। जैसे शत्रुघ्न जी बोल रहे थे अभी, इन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर 6.5 के 6,000 सरपंच वापस जीत के आए। ये तो आपकी वोट की ताकत होती है, गांव के वोट की ताकत होती है। जो सरपंच भी बनता है, एमएलए भी बनता है, मंत्री भी बनता है, संतरी भी बनता है, आप और हमारे बीच के अंदर गले के अंदर माला
आपके वोट की ताकत, जनता के वोट की ताकत से बनती है। इसीलिए इसको बड़ी मजबूती से रखते हुए आने वाले समय के अंदर भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर एक ऐसा पंचायत राज बनाना, लोगों को ऐसा लगता होगा, इनकी काम की शैली को देखते मैं पूरी मजबूती के साथ में कह सकता हूं, गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अब तक लोगों को ऐसा लगा कि एक बार ये, मगर मेरे को लगता है कि अब की बार बार भजन लाल सरकार आएगी। इतना मैं आप सबको कह सकता हूं। आप सब लोग दूर दराज से यहां पे पधारे, जितनी काम के माध्यम से आप लोग यहां पे आए, उतने अच्छे तरीके से आप लोग वापस जाए। आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोग पधारे, मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। धन्यवाद सर। आइए पंचायती राज और स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर साहब से विनम्र निवेदन कि सरपंच संघ राजस्थान के पंचायती राज सशक्तिकरण और मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन समारोह को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, बोलो देवनारायण भगवान की। राजस्थान सरपंच संघ द्वारा आयोजित इस अभिनंदन समारोह में राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी, माननीय विधायकगण श्री वर्मा जी, श्री गौतम जी, पंचायत राज विभाग के शासन सचिव श्री जोगाराम जी, सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर जी गढ़वाल साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित यहाँ सभी प्रशासक व सरपंच बंधु और भगिनी और भाई और बहनों, मैं आज आप सबको देवनारायण भगवान की जो जयंती है उसकी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जब दूसरी बार चुनाव हो तब भी आप सरपंच के बन करके आए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद आप पुनः प्रशासक बन गए हैं और आपसे अपेक्षा है कि जिस प्रकार से आप निरंतर काम कर रहे थे उससे दुगनी गति से काम करें, क्योंकि जनता को आपसे काफी अपेक्षा है। और मैं आपकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इन सब सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत आप सबको प्रशासक बना दिया है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सरकार की प्रथम कड़ी हैं, ग्रामीण सरकार की प्रथम सीढ़ी हैं और आप सब लोगों से अपेक्षा रखते, छोटे छोटे लोग, क्योंकि माननीय विधायकगण सब गांव में एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन आप हमेशा उनके समक्ष उपलब्ध रहते हैं, सामने रहते हैं। इसलिए हर बात की परेशानी की, हर विकास की आपसे ही चर्चा करते हैं और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इसलिए आपसे सरकार ये भी अपेक्षा करती है कि आप सरकार की योजनाओं को पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और तेज गति से उन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे, ऐसी अपेक्षा है। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री से आपने चर्चा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल भी खुलवा दिया है, तो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल भी खुलवा दिया है और राजस्थान में जितने खाद्य सुरक्षा के पात्र लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो छूटे हुए पात्र लोग हैं वो सब आपको बधाई दे रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके काफी वर्षों से जो उनको इंतजार था तो उनका इंतजार खत्म हुआ। अब सब लोग इन सरपंच गणों के माध्यम से, प्रशासक गणों के माध्यम से उस पोर्टल पर अपना आवेदन लोड करेंगे ताकि उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ भी मिल सके और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल सके। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपने लाडो योजना प्रारंभ की है। ये लाडो योजना है जो कहीं भी अपनी बेटी पैदा होती है
तो उसके जन्म होते ही आप 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र उपलब्ध करवाते हैं, ताकि उनसे कुछ किस्तों में, और 21 वर्ष की हो तब तक आप 1 लाख रुपए उस बच्ची के खाते में पहुंचाते हैं, जिसका उसका लालन पालन भी ठीक प्रकार से हो सके और पढ़ाई लिखाई करके भी वो आगे बढ़ सके। इसलिए भी राजस्थान की जनता आपको बधाई भी दे रही है और आभार व्यक्त भी कर रहे हैं। मैं सभी सरपंच गणों से और सभी प्रशासक गणों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि राजस्थान, हमारा ग्रामीण राजस्थान रोज साफ हो, साफ सुथरा दिखाई दे, और साफ सुथरा दिखाई देने में आपकी अहम भूमिका है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवा रही है। फाइनेंस कमीशन का जितना पैसा आता है उसका लगभग 40% राशि आपको सफाई व्यवस्था के लिए देती है। और इसलिए आपको जो कठिनाइयां थी पहले, और वो कठिनाई ये थी कि आपकी बीएसआर रेट तय नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बीएसआर रेट तय कर दी है, और हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बन गया राजस्थान जिसमें बीएसआर रेट तय हो गई है। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप निसंकोच सफाई करा सकते हैं, आपको किसी प्रकार का उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सफाई और पॉलीथीन से हमने दूरी बना ली, और गंदगी और पॉलीथीन से दूरी बना ली, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम राजस्थान की बहुत बड़ी सेवा करेंगे कि पॉलीथीन के कारण और गंदगी के कारण राजस्थान में लगभग 7.5 लाख लोग हर साल दम तोड़ते हैं। मित्रों, यह आंकड़ा कोई मेरा नहीं है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान भर में 1.5 करोड़ लोग गंदगी की वजह से और पॉलीथीन की वजह से दम तोड़ते हैं। कि पॉलीथीन गौमाता खा जाती है तो वो मर जाती है, पॉलीथीन को जला देते हैं तो मीथेन जैसी गैस निकलती है, और जो गंदगी जहां होती है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करती है, और मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें जब वायुमंडल में घूमती है, श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है और हमको अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। जब हम पॉलीथीन में जब चाय ले आते हैं, जब डिस्पोजल आइटम का में जब चाय पीते हैं या दूध पीते हैं गरम गरम, तो उसके अंदर एक पॉलीथीन की लेयर होती है, वह लेयर पिघलती है और पिघल करके कुछ पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, उसके कारण से भी कई लोगों को कैंसर की बीमारी होती है। इसलिए हम कैंसर से भी लोगों को बचा सकते हैं और अन्य बीमारियों से भी लोगों को बचा सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सब लोगों को मिलकर के राजस्थान को पॉलीथीन मुक्त करना है, और हम सब लोगों को राजस्थान को रोज साफ करके हमको राजस्थान के लाखों लोगों को बचाना है। मुझे आशा है आप सब लोग इस जो आंदोलन चलाया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया हम सब लोगों से, उस पर खरे उतरेंगे। और इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः बधाई देता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। राजस्थान के पंचायती राज के सशक्तिकरण से लेकर राजस्थान में संवेदनशील सरकार, राइजिंग राजस्थान से लेकर विकसित भारत की परिकल्पनाओं को साकार करने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा से विनम्र निवेदन है कि सर, पंचायती राज सशक्तिकरण और राजस्थान प्रदेश के माननीय सरपंच गणों के इस ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह को, जिसमें विशेष रूप से आपके विजन का सम्मान करने के लिए आए हैं, आप इन्हें अपने प्रेरणात्मक संबोधन से आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं चाहूंगा कि सरपंच साहिबान भी एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। कौन सा गिर रहा है? हटा ले इसको, हटा लो, ये नहीं। बोलिए भारत माता की। ये भाई सरपंचों की आवाज है, ये पूरे राजस्थान की आवाज है, इसलिए इसको
क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गिरिराज धरण की, बालाजी महाराज की, श्रीनाथ जी की, खाटू श्याम बाबा की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की, करणी माता की, सुंदा माता की, सावरिया सेठ की, त्रिपुरा सुंदरी की, शाकंभरी माता की, कैला मैया की, भगवान देवनारायण की, भगवान तेजाजी महाराज की, मीन भगवान की, डिग्गी कल्याण जी की, तनोट माता की, बाबा रामदेव की, गोगाजी महाराज की, मानगढ़ धाम की, भर्तरी बाबा की और पूछरी के लौठा की। आज के इस सरपंच संघ के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, केकड़ी के हमारे विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, बगरू के विधायक भाई कैलाश वर्मा जी, शासन सचिव पंचायती राज जोगाराम जी, माननीय अध्यक्ष सरपंच संघ बंशीधर जी गढ़वाल जी, माननीय सरपंच संघ के राजस्थान के संरक्षक कृष्ण मुरारी जी, महामंत्री सरपंच संघ शक्ति सिंह जी रावत साहब, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान नेमीचंद जी मीणा साहब और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ महावीर प्रसाद जी, मेरे सभी जो मेरे श्रेष्ठ हैं, ऐसे मेरे भूतपूर्व युवा सरपंच, वर्तमान युवा और मेरी माता बहनों और मेरा परिवार, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का
जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मन मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। मेरे मन में बात आती है, मैं उस समय कर सकता था, उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा मन था मैंने किया, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर हिलोरे आते थे, हिलोरे। और वो हिलोरे इस बात के लिए आते थे कि मैं और कुछ करता तो निश्चित रूप से मेरे को और मेरे भाव को और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती, संतुष्टि मिलती। क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी। क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी मेरे मन में एक बात और आती है कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है। सरपंच से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी मां, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया, तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि गांव में जब मैं जाता हूं और गांव में जब 2 दिन 1 दिन में रह के आता हूं, तो जहां जाता हूं वहां 3 दिन तक मन नहीं लगता है। उस गांव की यादें, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के वो पशुओं के बीच में जब रहते हैं, उनकी जो खुशबू मिट्टी की आती है, उसकी बात ही अलग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने भी गांव के विकास का सपना देखा और मैं कह सकता हूं कि गांव में जितने भी काम कर सकते हैं, हर व्यक्ति, हर आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर में भाव होता है कि मुझे और भी करना चाहिए। मैं आपसे गांव के विकास की ज्वाला आपके मन के अंदर होनी चाहिए। आपके मन के अंदर यह होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। मैं सरपंच था, मेरे से कहते थे पैसा, अरे मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, आप काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइए। पैसा तो उड़ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, पकड़ने वाला चाहिए। आप योजनाएं बना करके देंगे,
हमारी सरकार कृत संकल्प है गांव और गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए, इसलिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव में बहुत आवश्यकताएं होती हैं। मैं देखता हूं कि सरपंच एक सेवक के रूप में अगर हम काम करेंगे, मैं चाहता हूं गांव में विकास भी होना चाहिए, लेकिन सेवा के काम में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये भी हमें तय करना होगा। मैं अनुभवों के साथ कह सकता हूं कि अगर सरपंच की दृढ़ इच्छा शक्ति है, सरपंच अगर गांव में काम करना चाहता है, सरपंच समस्या का समाधान करना चाहता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस सरपंच को रोक दे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपसे बड़ा कोई नहीं, वो मैंने इसलिए कहा है कि आपको जो अधिकार है वो किसी को नहीं है, लेकिन उस अधिकार को समझना होगा। ऊपर से नीचे किसी भी जनप्रतिनिधि को देख लीजिए, वो चेक पर साइन करने वाली अगर कोई संस्था है, कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो सिर्फ एक सरपंच ही है। दूसरा है क्या कोई, बताइए? अरे दूसरा कोई है क्या? तो तुमसे बड़ा ताकतवर कौन हो सकता है कि जो साइन करके और किसी का भी भला कर सकते हैं? ऐसा बड़ा अधिकार किसी को है क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरपंच हमारा सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है। राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली समर्पित सरपंच हैं जो अपने विकास की राह आगे बढ़ा रहे हैं। ये समारोह बहुत महत्वपूर्ण मंच है जहां आपने गांव की प्रगति और समस्याओं के समाधान की बात कही है। निश्चित रूप से सरपंच महोदय सभी ग्राम समाज के भाग भी होते हैं, और मैं कहना चाहता हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आपने छांट करके बनाए। क्या कह रहे थे कि हम आज कोई मांग पत्र रखने वाले नहीं है। एक बात बताइए अध्यक्ष जी, आपने कोई कोर कसर छोड़ी है क्या? आपने कोई कसर छोड़ी है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं कि आज हम कोई मांग पत्र नहीं रखेंगे, और बात एक भी नहीं छोड़ी है, सारी बातों को कह गए। देखो मेरे भाई और बहनों, गांव के विकास की तरक्की आपके हाथ में है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, और मौका वो दिया है कि एक तरफ तो कि सिर्फ सरपंच है, और एक यह है कि हमने हमारी याददाश्त बनानी है। हमें सदैव के लिए हमारा नाम हमें करना है, सदैव के लिए हमारी बात याद रहे, ये हमें करना है। अगर मन में यह विश्वास धारण आप कर लोगे, जो भी योजना आती है वो गांव में आती है, जो भी योजना आती है वो आपके माध्यम से आती है, या तो आपके माध्यम से आएगी, ये आपका उसमें सहभागिता होगी। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपसे छुपी हो। कोई भी डिपार्टमेंट होगा, लेकिन आपकी बात पहले सुनी जाती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, तरक्की और विकास की बागडोर आपके हाथ में है, और आपका दायित्व है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करें, बल्कि ग्रामीण के जीवन को स्तर को हम ऊंचा उठाने का काम करें। जब हम ग्रामीण व्यक्ति के जीवन को ऊंचा उठाएंगे, तो उसकी दुआएं जो निकलने वाली हैं
उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस आवश्यकता को समझ के उसका काम करना, क्योंकि अधिकांश मैं कहता हूं मेरे भाई और बहनों, गांव में बैठा वो हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा भाई, उसके लिए एक छोटा सा सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। हमारी कहावत है कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। गांव का वो व्यक्ति अगर वो कोर्ट में जाता है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, एसडीएम ऑफिस में जाता है तो उसके 200 रुपए खर्च होते हैं। 200 रुपए खर्च होते हैं। 50 इसमें देगा, किसी की मोटरसाइकिल लेगा, उसमें पेट्रोल डलाएगा, या गाड़ी से जाएगा, लौट करके आएगा। अगर उसका छोटा मोटा केस चल रहा है, वकील के पास जाएगा, वकील वहां तैयार बैठे रहते हैं। फिर वो अगर तारीख पूछने भी जाएगा तो तैयार बैठे रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे जो केस चल रहे हैं हमारे गांव में, जिस तरह के केस हैं, उनको अपनी पंचायत में ला करके तहसीलदार और एसडीएम को बुला करके वहां ही उनका समाधान कराइए। आपको उसकी दुआ भी मिलेगी और वो गरीब आदमी जो 200 रुपए, उसके 100 रुपए खर्च हुए हैं, शाम को लौट करके वो बच्चों के साथ बैठ करके वो सब्जी लाएगा, खाने को कुछ फल लाएगा, तो आपका गुणगान गाएगा, आपको आशीष देगा। इसलिए हम इन कामों में भी अपना हाथ बढ़ाएं। पंचायत राज संस्थाओं के चुने जनप्रतिनिधि महोदय 1 अप्रैल 2024 से कह रहे थे मेरे अध्यक्ष जी, अरे हमने आते ही 1 अप्रैल 2024 से 10% मानदेय बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमने सभी का बढ़ाया, हमने सभी का 10% मानदेय बढ़ाया। आप और कह रहे हैं बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? उन्होंने तो नहीं बढ़ाया, हमने ही बढ़ाया, किसी और ने नहीं बढ़ाया। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण 371 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण भी पूर्ण कराया। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक भी दिए। नॉन पैचेबल सड़कों के 1631 कार्य भी कराए। इनमें से 530 किलोमीटर लंबाई की 309 कार्य पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो हमारे मन में यह भाव था कि हम राजस्थान का विकास कहां से स्टार्ट करें, क्योंकि जिस तरह से हमें स्थिति हमने देखने को मिल रहा था, बहुत बड़ा घाटा, हर क्षेत्र में कर्जा, हमने देखा कि हम कहां से इसका स्टार्ट करें। हमने सोचा, विचार किया, हमने एक राजस्थान का रोड मैप बना करके हमने तैयार किया कि सबसे पहले हमें आवश्यकता किस बात की है। हमको लगा सबसे पहले आवश्यकता, हमारे यहां 3 बातों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वो आवश्यकता है हमारा पानी, हमारी बिजली और हमारे युवाओं को रोजगार देना। ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं लगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमने पानी के क्षेत्र में काम किया। हमने एक क्षेत्र में काम नहीं किया, पूरे राजस्थान के अंदर हमने एक रोड मैप बनाया कि पानी की सुविधा कैसे हो सकती है, जो पीने का पानी भी स्वच्छ मिले, पशुओं को पानी मिले, हमारे उद्योग को पानी मिले और हमारे किसान की खेती को पानी मिले, जिससे हमारे किसान की खेती ठीक प्रकार से हो। हमने कहा, क्योंकि वो कहते थे कि हम आलू से सोना बनाएंगे। मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, अगर राजस्थान के किसान को खेत के लिए अगर पानी मिल गया तो ये मेरी धरती मां जरूर सोना उगलेगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे हमारे यमुना योजना हो, चाहे हमारे देवास स्कीम हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी नहर हो जो हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, नागौर और हमारे फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर तक जाती है, और चाहे हमारे उदयपुर में हमारी माही डैम की स्कीम हो, जिसका पानी पूरा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर से होते हुए पाली, जालौर, सिरोही तक उसका पानी पहुंचे। हमने उस क्षेत्र में काम किया
और हमने उस क्षेत्र में काम ही नहीं किया, हमारा काम आगे हमने बढ़ाया। ईआरसीपी की पूर्वी राजस्थान की हमारी योजना, उसको हमने मूर्त रूप दिया। 17 दिसंबर को देखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया। तो पहली समस्या हमारे पानी की थी, उसको सुलझाने का काम हमने किया है। दूसरी हमारी बिजली की थी। हमारा किसान रात में बिजली मिलती है, ठंड में कितना परेशान होता है, इधर तो ओस पड़ती है, इधर सर्दी होती है और हमारा किसान खेत को जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के किसान को 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। उद्योग को भी बिजली मिलेगी, किसान को भी बिजली मिलेगी, उपभोक्ता को भी बिजली मिलेगी। तीसरी बात थी हमारे राजस्थान के और मजदूर किसान के बेटों को रोजगार कैसे मिले। तो हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट पर नौकरी देंगे। तो हमने, आपने देखा, अब हमारे से कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अरे मैंने क्या कर दिया, हमने तो कैलेंडर भी निकाल दिया। और आपने देखा होगा, हम 60,000 नियुक्ति पत्र दे चुके और 15,000 अभी दे देंगे, 75 हो जाएंगे। जुलाई में हमारा बजट आया था, 1 साल के लिए कहा, जुलाई तक हम 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। 81,000 हमने वैकेंसी हर क्षेत्र में निकाली है। और वो ऐसे निकाली है कि आपको पेपर, विज्ञप्ति निकाली है, आपका पेपर कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा और उसका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। और आने वाले समय में हमने कहा है कि 5 साल में 4 लाख देंगे। हमने कहा हमारे विरोधियों से, डायरी पेन जेब में रखो, नोट करते जाइए, जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। आपकी तरह हम इस तरह से नहीं करेंगे कि कहते कुछ है और करते कुछ नहीं है। हमने ये बात आपको कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मेरा सबसे बड़ा जो हम करना चाहते हैं वो गरीब कल्याण की जो हमारी योजना है वो नीचे तक पहुंचे। हम काफी दिनों से प्रयासरत में थे खाद्य सुरक्षा को लेकर के। और आपने देखा हो, खाद्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो सरपंच को आती है। अरे भैया मेरा नाम जुड़वा देना, कहते नहीं कहते? अरे भाई माता जी आएंगे, कोई आएगा, भैया मेरा नाम खाद्य सुरक्षा नहीं है, इसमें जुड़वा देना। तैयार हो जाइए, पोर्टल चालू हो गया है, नाम जुड़वाइए। कोई भी गरीब रहना नहीं चाहिए, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अरे ये तो वो लोग हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं। और सम्मान निधि देते हैं तो हमने कई बार बात उठाई थी कि जिनके माताजी पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बच्चों के नाम नामांतरण चढ़ता है, नामांतरण आता है तो आपको सूची देने में क्या दिक्कत होती है? पैसा तो प्रधानमंत्री जी देते हैं और पैसा अब हम दे रहे हैं आपको। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ऐसे लोगों के नाम की सूची केंद्र सरकार को नहीं भेजी। 7.5 लाख रुपए हमने जोड़ करके केंद्र सरकार की जो हमारे प्रधानमंत्री सम्मान निधि भी दी है और हमने हमारी भी 2,000 रुपए सम्मान निधि दी है। अब एक बात बताइए, उनका कुछ नहीं जा रहा है, वो नाम जोड़ने में ही दिक्कत कर रहे थे। हमारे 7.5 लाख किसान 4 साल तक 5 साल तक कितने परेशान रहे कि उनके नाम नहीं जुड़े। भाई तुमको क्या दिक्कत आ रही थी? अगर नाम जोड़ देते तो हमारे भाइयों को किसान सम्मान निधि मिल जाती 6,000 रुपए साल की, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा। लेकिन हमने 7.5 लाख रुपए जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का भी काम किया है। आप देख, कह सकता हूं मैं आपसे, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में, आप मेरे सरपंच के चुनाव तो 20 में हुए थे, 19 में हुए, 20 में हुए थे, 20 में हुए थे, 21-22 में कोरोना आ गया। अरे भाई कोरोना ही तो आ गया, लेकिन वो कोरोना ऐसा क्यों हुआ? तो 2022, 23 और 23-24 में एक भी आवास नहीं दिया, एक भी आवास नहीं दिया ना। 22, 23 और 23-24 में एक भी आवास नहीं दिया। भैया क्यों नहीं दिया आपने? अब हमने दिया है 1,55,00,000 मिला करके और 3,42,00,000 अब आ गए। 4,98,000 आवास दे रहे हैं, चिंता मत करिए।
गरीबों का भला करिए और सूची बनाइए, पूरा आवास मिलेगा। इन्होंने जो कह रहे हैं आप किस्त नहीं आई, वो किस्त जब से ड्यू चलती आ रही है, ड्यू चलती आ रही है कि नहीं आ रही है? हमने तो उसको देने का काम किया है और चिंता मत करिए, वो ड्यू है, उन्होंने तो ड्यू छोड़ दी लेकिन हमने वो कर दी, हम करेंगे उसको, चिंता मत करिए, वो देंगे पूरा। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमने एक नई घोषणा और की और वो भी हम करने वाले हैं। हमने हर पंचायत में, आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती 25 दिसंबर को हमने कहा था कि हर पंचायत में हम अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, हर पंचायत में होगा। उसमें भवन भी देंगे और उसमें हम एक अटल प्रेरक भी उसमें लगाएंगे, उसमें ई लाइब्रेरी भी होगी और वो ई मित्र का भी काम करेंगे, क्योंकि वो जो रहेगी वो मेरे गांव में पढ़ने वाले भाई और बहन, उनके लिए सुविधा मिले, उनको शहर की तरफ नहीं जाना पड़े। शहर की तरफ जाते हैं तो 15 और 20 हजार रुपये महीने खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? कमरा लेवाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, सारी बातें होती है कि नहीं होती हैं? हमारा वो गरीब अगर हमारे उस ई मित्र में पढ़ेगा, हमारी बहन और भाई, तो कैसा रहेगा? उसको सारी सुविधा वहां मिलेंगे। और उसमें हम सोलर के द्वारा लाइट भी लगवा रहे हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, सोलर भी लगवा रहे हैं, तो इसलिए उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो ये भी काम हम करने वाले हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपको मौका मिला है और उस मौके को साकार करना है। आपको उस गांव गरीब के लोगों की सेवा भी करनी है। हमने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने का काम के लिए हमने कहा है, लगातार भूमि पर सौर ऊर्जा लगा रहे हैं हमने किसान से कहा है, क्योंकि अन्नदाता तो है ही, लेकिन हमने कहा है किसान की अगर खाली जमीन है, ट्यूबवेल अगर लग रहा है, कुआं उसके पास है, तो खाली जमीन में सोलर लगाए, वो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता भी बने, जिससे हमारे किसान का भला भी हो। पीएम किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया, 2000 रुपये एक हमने उनको दिया है और 1355 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मौके पर आए हैं, लेकिन कई लोगों के मन में भाव है, और वो भाव कैसा है आपको पता है। जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो काम नहीं कर सकते। हमें गांव का वो व्यक्ति दिखता है, गांव की वो परेशानी हमें दिखती है, उस परेशानी को देखते हुए हम काम करते हैं। आप किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन गांव में जाते हैं तो दूसरी पंचायत में जाते हैं तो कैसे पूछते हैं, सरपंच साहब आपके गांव में पैदावारी ठीक है क्या? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पैदावार कैसी है सरपंच साहब बताइए, फसल तो ठीक है? हाँ ठीक है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं? दूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध मूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अगर दूध नहीं हो रहा है तो सरपंच को चाय कैसे मिलेगी? कह देंगे सरपंच साहब दूध ही नहीं है, चाय कैसे मिलेगी, पानी से काम चला लो है। तो हमने कहा कि भाई सरपंच को चाय मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को जो भाई उनको दूध मिलना चाहिए, घी मिलना चाहिए। हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड लागू किया है हमने, और वो भी ऋण मुक्त, उसकी ब्याज नहीं है कोई, जिससे कि वो व्यक्ति अपने बच्चों के लिए, कोई आने वाले रिश्तेदार के स्वागत सम्मान के लिए वो अपने गाय भैंस रखे और आने वाले बच्चों को और अपने आने वाले लोगों का स्वागत सत्कार करे। इसलिए गौपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे गांव के किसान पशुपालन का काम है, अगर उनका पशु बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में दिखाने ले जाता है तो या तो वो सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच साहब हमारी भैंस गाय बीमार है कैसे करें, इसको ले चलो। तो वो कहाँ जाएंगे? किसी साधन वाले के पास जाएंगे, कोई मेटाडोर होगी, कोई कुछ होगा, ट्रैक्टर होगा, ट्रॉली, उसमें जाएंगे।
उसके 400-500 रुपए लगेंगे, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? भाड़े पे लेके जा रहा है, लगता है कि नहीं लगते हैं? अब इन बातों को कौन देखेगा कि लगते हैं? ले जाओ गाय बीमार है, दिखा के लाओ। हमने उसका भी प्रबंध किया है मेरे भाई और बहनों कि वो उनको ले जानी नहीं पड़े, मोबाइल वैन जाएगी, आप फोन करेंगे, आपका इलाज आपके घर पर होगा, आपके पशु का इलाज। इसके लिए 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार किया जा रहा है, हमने ये भी किया है। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा एवं स्थापित तंत्र सही हो, उसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच भी हमने फ्री की है और इसमें सुविधा उपलब्ध कराई कि 72,000 से अधिक कूपन भी जारी कर दिए गए हैं। राजीविका परियोजना के तहत 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह गठन किया है, 48 लाख ग्रामीण परिवारों को उसको लाभान्वित किया है। हमारी सरकार राज्य के हर गांव तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हमारी योजना का फोकस गांव के बुनियादी ढांचे के लिए विकास की संरचना और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, कृषि का विकास हो, किसान की आय दुगनी हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में किसान भाइयों और बहनों के उज्जवल भविष्य के कल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप फार्मर आईडी बनाना होगा और फार्मर आईडी में सभी सरपंचों को सहयोग करना होगा। कल 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि किसान को दिक्कत आती है। आप स्वीकार तो सब करेंगे, जब वो नकल लेने जाता है तो उसके साथ क्या होता है? 3 बार तो चक्कर लगाने पड़ते हैं और कैसे मिलती है, हमने उसको भी फ्री कर दिया। किसान तुरंत अपनी नकल निकाले और उसमें गिरदावरी भी खुद करेगा। फार्मर आईडी होगी तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप सभी ने ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं देख रहा हूं कई तो हमारे ऐसे सरपंच हैं जो 2-2, 3-3 और 4-4 बार के लगातार सरपंच हैं, क्योंकि वो सेवा करते हैं तो गांव के लोग उनको चुनते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपनी स्थायी पहचान बनाने के लिए, गांव गरीब की सेवा करने के लिए आप सबको ये फिर मौका नहीं मिलेगा। आपको जो मौका मिला है उसको फायदा उठाते हुए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी सेवा करने का काम करें। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निरंतर रूप से गांव के विकास के लिए, गांव की समृद्धि के लिए आपके साथ खड़ी है। और अभी हमने पिछला बजट दिया था, हमने ये नहीं देखा कि यहाँ हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है। हमने हमारी राजस्थान के 8 करोड़ जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए लगातार हमने 200 विधानसभाओं में काम देने की बात की है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, क्यों हमें देखा है, पहले हमने देखा है सरकार को इस तरह से देती थी, यहां मेरा विधायक है। अरे जनता किसकी है? जनता तो हमारे राजस्थान की है। वो गरीब हमारे राजस्थान का है, वो किसान हमारे राजस्थान का है, जो सड़क पर चलता है, जिसको पानी की आवश्यकता है, जिसको बिजली की आवश्यकता है। और अभी हमने कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने 200 विधानसभाओं में लगातार हमने बजट दिया। एक भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया होगा। हर 200 विधानसभा में बजट दिया। और अब भी मैं कहना चाहता हूं, जहां हमें आवश्यकता लगेगी, जहां हमें ऐसा लगेगा इस विधानसभा में यह आवश्यकता है, हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। गरीब जो अंतिम पंक्ति में हमारा किसान मजदूर खड़ा है, उसके लिए हमारी सरकार काम करती है। हम जानते हैं, हमारे उस किसान और मजदूर के बेटे को हम जानते हैं को उसके पिताजी किस तरह से पैसा लेकर के आते हैं, रात के अंधेरे में जाते हैं और वो पैसा लेकर के अपने बेटे को पढ़ाते हैं। लेकिन पिछली सरकार ने किस तरह से कुठाराघात किया कि बेटे ने कहा कि मेरे को कोचिंग कराइए, मैं नंबर लाके बताऊंगा। पिता का विश्वास था कि मेरा बेटा कह रहा है तो लेकर के आएगा। वो पड़ोस में से कहीं भी किसी से पैसा लेकर के आया, उसको पैसे दिए। पिता को लगा कि मेरा बेटा लेकर के आएगा, नंबर, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। बेटे को कहा था कि पिता के
अरमानों को मुझे तोड़ना नहीं है, उनको बरकरार रखना है, मैं नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन पेपर लीक हो जाते थे, उधर पिता भी रोता था, उधर पुत्र भी रोता था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे 1 साल में लगातार पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जो पेपर लीक करने वाले थे 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और उनको अंदर सलाखों में बंद किया। आए दिन गुंडागिर्दी होती थी, आते थे कहीं ना कहीं गोलीबारी करके चले जाते थे। हमने कहा राजस्थान की धरती पर या तो बदमाश आएगा नहीं और आएगा तो वापस जाएगा नहीं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि सारी योजनाएं आप तक जाती हैं, आपके माध्यम से गांव गरीब का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार का संकल्प है पूरी तरह से आपको हर योजना को पूरी तरह से करने के लिए हमारी संकल्प है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मिलकर के इस राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत बने, हमारा विकसित राजस्थान बने, हमारा विकसित जिला बने, हमारा विकसित गांव बने। गांव गरीब की सेवा करते हुए हमको विकसित बनाना है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं क्योंकि मेरे से कहा कि आप कार्यकाल कैसे बढ़ा सकते हो। मैंने कहा हम बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा हम बढ़ाएंगे, आप देख लेना कैसे बढ़ाएंगे। अब वो इधर उधर रास्ते निकाल रहे हैं, मेरे सारे रास्ते बंद हैं, चिंता मत करिए, कुछ नहीं होने वाला है। अरे मेरे गांव का गरीब की सेवा करने वाला, गांव गरीब की सेवा करने वाला, हमारी योजनाओं तो अंतिम पायदान तक पहुंचाने वाला, ये मेरा जनप्रतिनिधि। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनो? मुझे पता है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आप मन से जो मैंने कहा है, अगर आप सेवा करेंगे तो आप चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे, चिरंजीवी रहोगे। इस आशा और उम्मीद के साथ, क्योंकि चाहे केंद्र से आए चाहे राज्य से आए, जैसा मैंने कहा, वो योजना धरातल पर मेरे भाइयों आपको ही उतारनी है, आपको उतारनी है। एक बात अंत में कहकर के मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप घर पहुंचते हैं 4-6 लोग आ जाते हैं, सुबह जगते हैं 10-5 लोग आ जाते हैं आपके पास, और वो आपसे कहते हैं कि सरपंच साहब मेरी ये परेशानी है। मेरे भाई और बहनों, जो आपके पास आता है वो आपका विश्वास लेकर के आता है। आपके पास आता है वो 2 रूप लेकर के आता है, या तो वो अभाव में आता है या वो भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आपका कर्तव्य बनता है, आप भाग्यशाली हैं कि अभाव में कोई व्यक्ति आपके पास चल करके आया है, तो उसको कभी मत ठुकराना, उसको कभी मत ठुकराना। और या कोई आपके पास भाव में आया है कि मैं अगर सरपंच साहब के पास जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान होगा, अगर इस भाव में वो आता है तो आप भाग्यशाली नहीं, आप सौभाग्यशाली हो। इसलिए उसका भी समाधान करना। क्यों, कभी कभी मैं देखता हूं सरपंच औरों की पंचायत तो खूब करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है